अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग का आज 22वां दिन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुग़व्वियों के अहल खाना से मुलाकात की। हमास की क़ैद में 229 यरगमाल हैं। उनके अहल खाना तवील अरसे से वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे। हर कोई यरगमालियों की हिफाजत के लिए परेशान था। उन्होंने कहा कि फ़ौज हमास के ज़ेर ज़मीन ठिकानों को निशाना बना रही है। सुरंगों में यरगमाल बनाए जाने की इत्तलात है। ऐसे में उनकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से फ़ोन पर बात की। दोनों कायदीन ने जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने हिंदुस्तान मिस्र ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। वहीं इसराइली दिफाई फोर्सेस का कहना है कि वो गाजा में दाखिल हो गई है, वो वहां ज़मीनी हमले कर रही है। IDF के तर्जुमान ने कहा कि हम गाजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयाँ बढ़ा रहे हैं। हम 2 हफ्तों से ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे थे। हमने अभी तक मुकम्मल हमला नहीं किया, लेकिन हम ज़मीनी हमले का दायरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। इसराइली फ़ौज पहली बार 26 अक्टूबर को टैंकों के साथ गाजा की पट्टी में दाखिल हुई। इस दौरान हमास ने यह भी कहा कि उनके फौजियों से झड़प हुई है। फौज फिजाई हमलों के साथ समुद्री रास्तों से हमला कर रही है। अब ज़मीनी हमले भी शुरू हो गए हैं। इस जंग में अब तक 311 फौजी हलाक हो चुके हैं। IDF के तर्जुमान ने कहा कि फिजाई हमलों के दौरान भी हमास के ज़ेर ज़मीन ठिकानों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। जुमे की रात हमास के ऐसे 150 अहदाफ पर हमले किए गए, जिसकी वजह से गाजा के इलाके में मौसलाती राब्ता मुनक़ते हो गया और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तकरीबन 23 लाख लोग दुनिया से कट चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जुमे की रात इसराइल और हमास जंग रोकने की करारदाद मंजूर की गई। तजवीज़ के हक़ में 120 वोट डाले गए, जबकि 14 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। भारत समेत 45 ममालिक ने वोट नहीं दिया। अमरीका और इसराइल ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली सफ़ीर गिलाद अरादान ने कहा कि हम हमास को ऐसे मज़ालिम की इजाज़त देकर खामोश नहीं बैठ सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। इस हक़ का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि ऐसे मज़ालिम का आदा ना हो। ये तभी होगा जब हमास मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. The terror attacks in Israel on 7th October कजाकिस्तान के कारागंडा इलाके में हफ्ते के रोज स्टील की एक बड़ी कंपनी के आर्सेलर मित्तल की मिल्कियत वाली एक कान में आग लगी। मकामी मीडिया ने बताया कि इस वाक़े में कम से कम 21 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 18 दीगर जख्मी हुए हैं। शानवा न्यूज़ एजेंसी ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया कि अब तक 21 लाशें बरामद हो चुकी हैं और 23 कांकन अब भी कोस्टनी को कान में फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए मुहिम जारी है। इस दरमियान कजाकिस्तानी सदर कासिम ज़ोमाट टोकायो ने मुतासरा कुंभों के उनके तय हमदर्दी का इजहार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तानी सदर ने सरमायाकारी ताउन को रोकने की अपील की है। हुकूमत ने कहा कि वो स्टील मिल चलाने वाली मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी का नेशनलाइजेशन करने के लिए एक माहदे को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। साल का आखिरी चांद ग्रहण आज रात की दरमियानी यानी 28 और 29 की दरमियानी रात को होगा। ये जुज़वी चांद ग्रहण दोपहर 1:05 पर शुरू होगा और ग्रहण 2:45 पर ख़त्म होगा। ये ग्रहण तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट तक जारी रहेगा। तकरीबन 1:44 पर चांद का 12.6% हिस्सा ज़मीन के साए से ढका हुआ नजर आएगा। मौसम साफ होने पर यह फलकियाती वाक़या पूरे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। ये ग्रहण हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका में भी नजर आएगा। इसके बाद हिंदुस्तान में नजर आने वाला अगला चांद ग्रहण 2024 में 17 और 18 सितंबर की दरमियानी शब में होगा।
कारगुजार सदर बीआरएस और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने हफ्ते को दावा किया है कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत में किसान बरखी और पानी की किल्लत के खिलाफ न सिर्फ इस रियासत बल्कि तेलंगाना में भी एहतजाज करते हुए अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के वक्त जो वादे किए थे उन पर अमलावरी में वो नाकाम हो गई है। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए केटीआर ने तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन को चैलेंज किया कि वो कर्नाटक में जमीनी हक़ाइक़ का मुश्तरका जायजा लेने के लिए बीआरएस के साथ एक वफद की शक्ल में जाए और उन्होंने कर्नाटक जाने के ख्वाह तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन के लिए बस का इंतजाम करने का भी वादा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मामलात पर भी केटीआर ने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उर्दू को किसी मजहब से जोड़ना गलत बात है। उर्दू किसी भी ज़बान का कोई मजहब नहीं होता है और उर्दू सबकी ज़बान है। साथ ही उन्होंने कहा कि अक़लियती बजट के मामले में तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 रियासत है। దేశవ్యాప్తంగా మీ పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నారు. చివరికి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బీఫ్ తింటే వాళ్ళ మీద దాడులు, జై శ్రీరామ్ అనకపోతే దాడులు, చివరికి రైలు డబ్బాలో పోతున్నప్పుడు స్కల్ టోపీ గడ్డం ఉంటే వాళ్ళ మీద దాడులు. ఇది ఈరోజు దేశంలోని పరిస్థితి. కానీ దేశంలోని ఇతర పరిస్థితులకి తెలంగాణకి తేడా ఏంటంటే ఒక సమ్మిళిత అభివృద్ధి. అది ఎవరైనా కావచ్చు, జాతి ఏదైనా కావచ్చు, కులం ఏదైనా కావచ్చు, మతం ఏదైనా కావచ్చు, పురుషుడు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, ఏ వ్యత్యాసం లేకుండా లింగ వివక్ష కానీ, వర్ణ వివక్ష కానీ, కుల వివక్ష కానీ, ఏ వివక్ష లేకుండా, మత వివక్ష కానీ లేకుండా ఒక ఇంక్లూసివ్ సొసైటీ నడుపుతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. విద్యుత్ రంగంలో ఈరోజు 7,700 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యం ఉన్న తెలంగాణ 2024 సంవత్సరం నాటికి 26,000 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యాన్ని చేరుకోబోతా ఉంది. అంటే అందులో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్లనే కదా. అలా పక్కనున్న కర్ణాటకలో 5 గంటల కరెంట్ ఇవ్వలేక అవస్థపడుతున్నది అక్కడి ప్రభుత్వం. అక్కడ మాటలేమో పెద్ద పెద్ద చెప్పినారు 9 గంటల కరెంట్ అని, ఇంకోటి 5 గంటలు ఇవ్వలేక నానా అవస్థపడతా ఉంది. కర్ణాటక రైతులు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు, మేము తప్పు చేసిన। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से कामारेड्डी के रेसू जेसी के नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि मास्टर प्लान की तजवीज़ को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। केटीआर ने याद दिलाया कि महकमे बल्दियात ने पहले ही कहा था कि किसानों की नुमाइंदगी पर गौर करने के बाद मास्टर प्लान को मनसूख किया जा रहा है। केटीआर ने एक बार फिर डीटीसीपी के ओहदेदारों से बात की और हुक्म दिया कि पुराने मास्टर प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का है जो फिलहाल नाफिज है। केटीआर ने यकीन दिलाया कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी टिकट फरोख्त करने वालों को इख्तियार हवाले करने पर वो रियासत को फरोख्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर का ओहदा 50 करोड़ रुपए में खरीदे थे और अब रेवंत रेड्डी हर एक से पार्टी टिकट देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को कई हलकों में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, ऐसे में उनका इख्तियार पर आना दिन में ख्वाब दिखने के बराबर है। తెలంగాణను మన కేసీఆర్ గారు అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకుపోయారు. ఇవాళ ఇక్కడ ఎంతో మంది అక్కా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు, అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. దయచేసి గుండె మీద చేసుకొని ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 10 ఏళ్ల కింద మనం ఎట్లున్నాం, ఈ 10 ఏళ్ల తర్వాత ఎట్లా ఉన్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఆనాడు 200 రూపాయల పెన్షన్ వచ్చేది. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు 2,000 రూపాయల పెన్షన్ మనందరికీ కూడా ఇస్తా ఉన్నాడు. మాట ఇచ్చిండంటే మాట మీద ఉన్నాడు మన కేసీఆర్. ఇప్పుడు ఏమంటుండు మన కేసీఆర్, ఈ తాప మళ్ళా జోగు రామన్నను గెలిపించుకున్నాక ఈ 2,000 పెన్షన్ 5,000 రూపాయలకు పెంచుకోబోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు 2,000 పెన్షన్ వస్తేనే మా అవ్వ తాతల దగ్గర ఇన్ని పైసలు ఉన్నాయి. ఎవరి దగ్గర ఊళ్ళో పైసలు ఉన్నాయో లేవో కానీ ముసలి దగ్గర పైసలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासत में जारी तरक्याती कामों को बर्दाश्त न करते हुए अपोजिशन कायदीन हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर केबल ब्रिज को नुकसान पहुंचाने की गलत तशहीर की जा रही है। उन्होंने आज करीमनगर के मेयर सुनील राव और दूसरों के साथ मानिया डैम पर तामीर करदा केबल ब्रिज का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि केबल ब्रिज पर धूप की शिद्दत की वजह से छोटा मसला पैदा हुआ है, लेकिन अपोजिशन के कायदीन इस छोटे मसले को बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि अवाम में हुकूमत के ताल्लुक से गलत पैगाम दिया जा सके और अवाम को खौफजदा किया जा सके। 1 డేలో మొత్తం కంప్లీట్ చేశారు. మీరు చూస్తుంటారు లారీలు కూడా ఇప్పుడు కాదు, ప్రతిరోజు పోతూ ఉంటాయి. ఈ లారీలు పోతూ ఉంటాయి, వేల ట్రక్కులు పోతూనే ఉంటాయి, వేల ట్రక్కులు పోతూ ఉంటాయి, వేల టన్నులు కూడా దీని మీద ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ప్రజలను భయభ్రాంతి గురించే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. దీని మీద వీకెండ్ మస్తీ అయితే కూడా ఆ వీకెండ్ మస్తీలో పనిచేసి చూసినప్పుడు
ఎక్కడో ఎన్టీఆర్ బొమ్మ కూడా యాక్సిడెంట్ అయింది, వీకెండ్ మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పి ప్రచారం చేసిండ్రు. మేము ఒక్కడే చెప్తున్నాం, దేవుళ్ళు ఉన్న కాడ రాక్షసులు ఎంత సహజమో ప్రభుత్వాలు ఉన్న కాడ ప్రతిపక్షాలను అట్లే ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ప్రతిపక్షాల మాట నమ్మకండి, మోసం మాటలు. అభివృద్ధిని చూసి కడుపు మంట పెట్టుకున్నారు, అభివృద్ధిని చూసి కళ్ళ మంట పెట్టుకున్నారు, అభివృద్ధిని జీర్ణించుకుంటలేరు. ఇది కూలిపోతే బాగుండు అని. कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने आज तांडू असेंबली हल्के में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो 5 जमानतें दी थी उस पर बेहतर तौर पर अमल हो रहा है। अगर इस बारे में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के शक व शुबात हो तो वो कर्नाटक आखिर 5 जमानतों पर हो रही अमलवारी का जायजा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के अवाम को 6 जमानतें दी हैं, उन जमानतों पर तेलंगाना में भी कांग्रेस हुकूमत अमल करेगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि गरीबों के बारे में सोचने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। But still we are giving 5 hour power to the every farmer in the drought situation. Today I have come to tell you, on 3rd there will be election, 30th election. 3rd there will be a result. On 9th, the day of formation of Telangana state, the same day. फिर गोशामहल में राजा सिंह है ना, हमेशा आपको गाली देता रहता, मुसलमानों को गाली देता रहता। फिर गोशामहल में क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? ना आप लड़ रहे, ना आपके दोस्त को लड़वा रहे। इसका मतलब क्या है? आपका तो दारुसलाम है गोशामहल में, दारुसलाम जहां पर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप चुनाव नहीं लड़ते, आपके मदद में केसीआर वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहा। इसीलिए हमारे तांडूर माइनॉरिटी भाइयों से एक ही गुजारिश है, आने वाले चुनाव में आप सोचो, जैसा कर्नाटक में आज कांग्रेस पार्टी 135 सीटों से सरकार बनाया, डीके शिव कुमार जी इनके नेतृत्व में जो सरकार बना, पूरे माइनॉरिटियों 90% कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक में माइनॉरिटी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का सरकार कर्नाटक में आया। आज मेरा एक ही गुजारिश है, जो तांडूर म्युनिसिपलिटी में, तांडूर में, तेलंगाना में जो मुसलमान क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों हैं, आप लोग सोचो, कांग्रेस पार्टी सरकार बनना है तो इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आप लोग कोशिश करना। इसीलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी जी से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, गलत दोस्ती कोई किसी का काम नहीं है, वो गलत आदमी है, गलत रास्ता में मत जाओ। वो कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सुहेल ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सुहेल ने कहा कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की वजह से इस्तीफा पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो 34 साल से कांग्रेस से वाबस्ता है और कई पीसीसी सदूर के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। पार्टी का हर तबका उनसे नाराज़ है। खासतौर पर टिकटों की तकसीम में सीनियर कायदीन नजरअंदाज कर दिए गए। रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फरोख्त किया। हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा पेश कर रहे हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला सुहेल ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी एक आरएसएस प्रचारक के तौर पर कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं और इस बार ज़्यादातर उन लोगों को टिकट दिए गए जिनका ताल्लुक आरएसएस से था और वो बीजेपी और दीगर जमातों से कांग्रेस पार्टी में अभी शामिल हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी बोगस सर्वे को सोशल मीडिया पर गश्त करवाते हुए कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। पार्टी टिकट से महरूम होने वाले कायदीन में नागम जनार्दन रेड्डी भी शामिल हैं। उन्होंने आज रेवंत रेड्डी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि घंटों पहले और चंद दिन पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन को पार्टी टिकट दिया गया और बरसों से काम करने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी 40 साल सियासी जिंदगी में इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी, जहां कई कायदीन को पार्टी टिकट से महरूम कर दिया गया। नागम ने पीसीसी सदर से मुतालबा किया कि उन्हें टिकट न देने की वजह बताएं।
रियासती असेंबली के इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से जारी करदा दूसरी फहरिस्त के बाद पार्टी कायदीन में नाराजगियां बढ़ गई हैं। नाराज कायदीन ने इस्तीफा पेश करना शुरू कर दिया और बाज़ कायदीन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने का फैसला कर चुके हैं। इसी दौरान तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, यल्लारेड्डी से सुभाष रेड्डी, कुकटपल्ली से जी वेंगलराव और दीगर कई कायदीन ने आज अपना इस्तीफा पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। शहर के जुबली हिल्स असेंबली हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद साबिक रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी के बजाय मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट देने के खिलाफ बतौर एहतजाज विष्णुवर्धन रेड्डी के हामियों ने आज कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में पथराव किया और कांग्रेस परचम को नजर आतिश किया। इसके अलावा गांधी भवन के पास लगाए गए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के तस्वीर को फाड़ दिया गया। जुमे की रात कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी की थी। कांग्रेस पार्टी से कई कायदीन नाराज हैं, जिनमें अगर हम लिस्ट देखें तो शहर के अंबरपेट असेंबली हल्के से लक्ष्मण यादव और मुफ्ती श्रीकांत पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनके बजाय रोहन रेड्डी को टिकट दिया गया। इसी तरह हुजूराबाद असेंबली हल्के से एनएसयूआई के रियासती सदर बालामुरी वेंकट टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। दीगर हल्कों में यल्लारेड्डी से सुभाष रेड्डी, एलबी नगर से माल रेड्डी, राम रेड्डी और जे प्रभाकर, हुस्नाबाद से प्रवीण रेड्डी, सिद्दीपेट से भवानी रेड्डी, आदिलाबाद से साजिद खान और जी सुजाता, आसिफाबाद से सरस्वती, मक्तल से इर्रा शेखर, वनपल्ली से शिवशंकर रेड्डी और मेघा रेड्डी, महबूबाबाद से बलराम नायक और कई सीनियर कायदीन हैं जिन्हें टिकट से महरूम किया गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व साबिक रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो जुबली हिल्स के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अवाम ने उनके लिए दुआ की। उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि उन्हें इस हल्के से टिकट मिला है। और हमारे कांग्रेस के जो हाई कमांड है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, राहुल जी का शुक्रिया अदा करूंगा, सोनिया मैडम का शुक्रिया अदा करूंगा, प्रियंका गांधी मैडम का शुक्रिया अदा करूंगा और सब ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए जो फाइट किए रेवंत रेड्डी साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है टीपीसीसी के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। उनके अंडर काम करके बहुत मजा आ रहा है और एक बहुत अच्छे होनहार इंसान है और इंशाल्लाह हम पूरी तरह कोशिश करके ये इलेक्शन जीतेंगे। आपका पूरा सहयोग चाहिए जुबली में। मैं जैसा एक क्रिकेटर हूँ, मैं जैसा क्रिकेट में मैं करता हूँ, मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा फील्डर हूँ मैं, तो मैं आपके लिए बहुत फील्डिंग करूंगा, जो मैदान से ज्यादा आपके लिए फील्डिंग करूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी इम्प्रूव हो और अच्छे से अच्छा नाम हो, लोगों का अच्छा रहे और जितने भी वहाँ पे जो कमियां हैं, जो जितना काम हुआ नहीं है, वहाँ पे हम पूरी काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आज तेलंगाना जनरल समिति ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुजवजा इंतखाबात में इंतखाबी मुफाहमत का पेशकश करते हुए उन्हें साथ लेकर चलने में नाकाम हो गई है। प्रोफेसर कोदंडराम की पार्टी तेलंगाना जनरल समिति के जनरल सेक्रेटरी धर्मा अर्जुन और बेरी रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में केसीआर खानदान की बदनुमा हुकूमत के खात्मे के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया गया था और कांग्रेस की पेशकश को कबूल किया गया और उनसे बातचीत भी की गई। हमने चंद हलकों की निशानदेही की थी, कांग्रेस पार्टी ने हमसे बातचीत के बाद भी उन हलकों में अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए। इससे यह महसूस होता है कि कांग्रेस पार्टी हमारी कोई इज्जत नहीं कर रही है। कांग्रेस के इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। कांग्रेस की हरकत से जनरल समिति के कायदीन और कारकुनों में तशवीश की लहर देखी जा रही है।
सीपीएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद के लिए बातचीत कर रही है। ताहम इस इत्तेहाद को सीपीएम की रियासती कमेटी ही खैसियत देगी और सीटों की तकसीम और दीगर मामला से भी रियासती पार्टी ही मुनासिब फैसला करेगी। कांग्रेस ने मुजवजा इंतखाबात में सीपीएम और सीपीआई को 2-2 सीटें देने का फैसला किया। ताहम हलकों के इंतखाब के सिलसिले में उन जमातों के कायदीन के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जाता है। ఒక ప్రస్తావనకి ఒక ప్రపోజల్ కి ఓట్ వేశారు. ఇమ్మీడియట్ గా సీజ్ ఫైర్ అక్కడికి రావాలి. ఆ సీజ్ ఫైర్ తర్వాత హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ అక్కడికి చేరడానికి దానికి సౌకర్యాలన్నీ సృష్టించాలి. ఇండియా దాంట్లో తటస్థంగా ఉంది. ఇది वजीर दाखिला अमित शाह ने कल एक जलसे आम में ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आती है तो तेलंगाना का अगला वजीर आला बैकवर्ड क्लासेस से यानी पसमानदा तबकात से होगा। वजीर दाखिला के इस ऐलान के बाद आज बीजेपी में बीसी कायदीन ने एक इजलास मुनक्किद किया और जश्न मनाया। इस इजलास में डॉक्टर के लक्ष्मण जो कि राज्यसभा एमपी हैं, इसके अलावा ईटला राजेंद्र और कई बीसी कायदीन शामिल थे। అనేక పార్టీలు అధికారంలోకి వస్తున్నాయి. బీసీలను ఓటర్లుగా వేసే యంత్రాలుగా భావిస్తున్నారు తప్పితే లేదా ఏమాత్రం కూడా భాగస్వామ్యం చేయకుండా బానిస మనస్తత్వంతో కొనసాగుతున్నటువంటి బీసీల ఆశలను ఇవాళ మొదటిసారిగా నరేంద్ర మోడీ గారు వారు ప్రధానమంత్రి అయిన మొదటి నుంచే ఈ దేశంలో విస్మరింపబడ్డ వర్గాలన్నీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ వర్గాలన్నీ కూడా కేవలం ఆర్థికంగా సామాజికంగా విద్యా ఉద్యోగపరంగానే కాకుండా జాతీకరణలో కూడా వారికి భాగస్వాములు చేయాలనే ఒక తలంపుతో మొదటిసారిగా 27 మంది ఓబీసీలను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు చేయడం అంటే ఆ ఖ్యాతి అది। बीजेपी खाद व साबिक रुकन असेंबली बाबू मोहन ने मुजवजा इंतखाबात में मुकाबला न करने का ऐलान किया है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिल्म अदाकार से सियासतदान बनने वाले बाबू मोहन ने पार्टी की रियासती क़यादत पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने रियासती सदर किशन रेड्डी और साबिक सदर बंडी संजय पर इल्जाम आयद किया कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पार्टी प्रोग्रामों में भी उन्हें मदऊ नहीं किया जा रहा है। ఇంకెవరెవరికి యుద్ధమని రాస్తారు? ఎన్నికల్లో పోటీ చేయట్లేదు. ఇంకేమన్నా వేరేలు చేస్తారు. తండ్రి కొడుకును పెడదీస్తారు. ఇంత పాపం, ఈ పాపం చుట్టుకుంటుంది మీకు తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఉన్నదే ఒక కొడుకు, వాడికి నాకు పెడతారండి మీరు? నా కొడుకు ఇస్తే సంతోషమే. ఎందుకు చేయగలరు? వాడు ఏమి చేసేది? ఇంకోటి ఇచ్చుకోండి. నేను అడిగినా మీరే కదా బ్రతిమలాడి మా బీజేపీ అంటే వచ్చిన అది ఇస్తాము ఇది ఇస్తామంటే వచ్చిన ఏది ఇవ్వలేదు. మొండి చేయి, అది మొండి చేయి. నేను అడగలేదే. చాలా బాధగా ఉంది, చాలా బాధగా ఉంది। आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शेंडलिया ने अचानक आज डीसीपी वेस्ट जोन ऑफिस का दौरा किया। साउथ वेस्ट जोन के तमाम ऑफिसर्स के साथ उन्होंने इजलास करते हुए वहां के राउडी शीटर्स पर कड़ी नज़र रखने को कहा और कहा कि अगर कोई राउडी शीटर आवाम को परेशान करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी राउडी शीटर से डरकर शिकायत नहीं करता है तो पुलिस उस राउडी शीटर पर सुमोटो केस बुक करेगी। जो भी राउडी एलिमेंट है, अभी बार बार फोन आ रहा है कि ये किया उसने ये किया, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो अगर कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ तो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वो आदमी डर रहा है कि मैं केस नहीं दूंगा या पीछे हट जाता है, तो हम आपसे क्या कर दिया कि थोड़े दिन तक वो SHO नहीं तो वो SI सेक्टर SI नहीं तो वो ACP नहीं तो मैं खुद कंप्लेंट सुमोटो केस रजिस्टर करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सच है झूठ है वो बाद में मालूम कर लेंगे। क्या कर रहे हैं? और काउंसलिंग का जरूरत आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र आज साउथ वेस्ट जोन डीसीपी बालास्वामी, एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक की निगरानी में आसिफ नगर डिवीजन में आरपीएफ और मकामी पुलिस ऑफिसर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। एसीपी आसिफ नगर राजा वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर आसिफ नगर और इंस्पेक्टर हबीब नगर भी इस फ्लैग मार्च में मौजूद थे। असेंबली इंतखाबात जो 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले हैं,
उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक 5 कंपनी फोर्स आके है और इस कंपनी को लेकर आज अपने आसिफ नगर और मंगलहाट और अपने हबीबनगर के एरिया में फ्लैग मार्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि फ्लैग मार्च करने का कि पब्लिक को ये बताना है कि हमारे पास फोर्स ज्यादा है और आप बगैर डराए बगैर कोई धमकाए अगर कोई ऐसा कुछ है तो हमारे पास इतला दीजिए और आप बगैर डरे अपना इलेक्शन का वोट इस्तेमाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है और आइंदा भी इसी तरह हम फ्लैग मार्च करते रहेंगे और पब्लिक में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ये जरूरी है। आसिफ नगर से करने का मकसद स्टार्टिंग आसिफ नगर को पूरा जोन में करने का है, कुछ खास मकसद नहीं है। आसिफ नगर से शुरू करे, अब आसिफ नगर, हबीबनगर, हुमायूं नगर और पूरा गोलकोंडा पूरे जोन में करने का है। सर आपके पास मुलाजिमीन, पुलिस मुलाजिमीन कितने हैं? खतर ने हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक अहदेदारों को मौत की सजा सुनाई है, जिनमें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का सुगना कृपकाला भी शामिल है। उनके अरकान खानदान खतर की अदालत के फैसले से सख्त परेशान है, जिन्होंने उनको बचाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी से रास्त मुदाखलत की ख्वाहिश की। पालकला के खानदान के एक रुकन ने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि मुल्क की खिदमत अंजाम देने वाले उन बहरी अहदेदारों को बचाया जाए। उन्होंने कहा कि वो समझने से कासिर हैं कि मौत की सजा क्यों दी गई। हैदराबाद में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। शहर में जारी पुलिस की तलाशी मुहिम के दरमियान नकली पुलिस वाले एक शख्स के पास से 18 लाख रुपए, 18.5 लाख रुपए की नकद रकम लूट कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुरेश अग्रवाल की मेहदीपट्टनम में कपड़ों की दुकान है। प्रदीप नामी शख्स उनके पास मुलाजिम है। वो जुमेरात की रात 9 बजे 20 लाख रुपए की नकद रकम लेकर कार में घर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने जुबली हिल्स के एक होटल के करीब कार रोकी और चेकिंग का बहाना किया और फिर 20 लाख रुपए में से 18.5 लाख रुपए की चोरी कर ली और राह फरार अख्तियार की। प्रदीप की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शमशाबाद में कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब देवा फुटवेयर कॉम्प्लेक्स में ये आग भड़क उठी। मकामी अफराद के मुताबिक आग के शोले काफ़ी ऊंचे थे और उसके साथ कसीर धुआं भी था। इस वाक़े में कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। हॉर्न मारने पर शदीद बरहम बाइक सवार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरटीसी बस को रोककर ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के कावाली में पेश आया। बस में सवार एक मुसाफिर इस वाक़े की वीडियो बना रहा था। उसका फोन छीनकर उसको नुकसान पहुंचाया गया। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा डिपो की आरटीसी बस कावली से विजयवाड़ा जा रही थी। बस ड्राइवर ने बस के सामने बाइक होने पर हॉर्न बजाया, जिस पर बरहम बाइक सवार ने बस को रुकवाया और ड्राइवर से उलझ पड़ा। पुलिस ने इस मौके पर मुदाखलत की और दोनों के जज्बात को सर्द किए। ताहम कुछ देर बाद बाइक सवार ने अपने दोस्तों को तलब करते हुए बस को रुकवाया और ड्राइवर को नीचे उतारकर उसकी पिटाई कर दी। इस वाक़े में ड्राइवर जख्मी हो गया। नलगुड़ा जिले के नाकरपल्ली में कल रात पेश आए सड़क हादसे में बस का ड्राइवर हलाक और 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शाहरा पर ठहरी हुई लॉरी को आरटीसी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बस का ड्राइवर हलाक हो गया और 8 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। उन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त बस में 25 मुसाफिरीन सवार थे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। एक नामालूम शख्स ने उन्हें ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें मुल्क के बेहतरीन शूटर्स के जरिए मार डालेंगे। जराये के मुताबिक अंबानी को यह धमकी जुमेरात यानी 27 अक्टूबर की शाम मिली। ईमेल में लिखा था कि अगर आप हमें 20 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हम आपको मार डालेंगे। हमारे पास हिंदुस्तान में बेहतरीन शूटर्स हैं। ये ईमेल मिलने के बाद मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत की बुनियाद पर गामदेवी पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 387 और 562 के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी अंबानी और उनके खानदान को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।